अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन का मकसद इट्स अ बेसिकली अ प्रेजेंटेशन जिसमें हम वाटर प्रूफिंग सिस्टम्स डिस्कस करेंगे उन प्रोडक्ट्स को लेते हुए जो हमने हमारी पिछली प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए थे। तो टू स्टार्ट ऑफ विद, बहुत सारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अपने वाटर प्रूफिंग सिस्टम्स को रेकमेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम छत की बात करेंगे कि छत को सही तरीके से वाटर टाइट कैसे किया जाए ताकि जब बिल्डिंग इस्तेमाल में आ चुकी हो या हो रही हो तो बारिश के असरात की वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई पाइप लीक होता है, कहीं से कोई पानी आता है तो उससे हमारे छत का स्लैब लीक ना हो और छत हमारी टपके ना। उसमें अब हम लोग इसमें हमने जो है ना हमारे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड किए हुए हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले जब छत का स्लैब पोर हो रहा हो तो उसमें कंक्रीट सरफेस के अंदर, जब स्लैब के कंक्रीट के अंदर हम वाटर गार्ड P200 रेकमेंड करते हैं, जो कि एक सीमेंट की बोरी में 1 kg जाता है। वाटर गार्ड P200 आपकी जो कंक्रीट का स्लैब है उसके पानी जज़्ब करने की सलाहियत को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जब पानी कंक्रीट स्लैब में जज़्ब नहीं होगा तो वो पानी ऑफ कोर्स आपकी जो स्टील की रीइंफोर्समेंट या जो सरिया है उस तक नहीं पहुंचेगा, जिससे सरिये को वक्त के साथ साथ जो जंग लग के जो सरिया फूल जाता है वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। फर्दर मोर, कंक्रीट के स्लैब के ऊपर हम रेकमेंड करते हैं वाटर गार्ड 491 की पूरी स्लैब के ऊपर कोटिंग कर दी जाए। वाटर गार्ड 491 सूखने के बाद एक सीमेंटिशियस सरफेस बना देगा और वो सीमेंटिशियस सरफेस जो है वो फिर ऊपर से जो पानी आ रहा होगा उसको नीचे की तरफ पेनिट्रेट नहीं करने देगी। वाटर गार्ड 491 की इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं कि वाटर गार्ड 491 स्लैब के ऊपर लगने के बाद वो और उसकी जो पैरापेट वॉल है, छत की जो दीवार है, उस पर लगने के बाद हम 2 इंच पानी खड़ा करते हैं 48 घंटे के लिए, और हम ये चेक करते हैं कि किसी तरफ से कोई पानी किसी तरीके से लीक ना हो। जब ये फ्लड टेस्ट हमारा, या पॉन्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, या फ्लड टेस्ट कहते हैं, ये अगर एक दफ़ा ठीक हो जाए तो फिर हम फर्दर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। अब जब हमने वाटर गार्ड 491 का एक दफ़ा हमारा फ्लड टेस्ट ओके हो गया तो उसके बाद छतों के ऊपर जो है गैस की, बिजली की, पानी की मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें चल रही होती हैं। ये लाइनें डालने के बाद इन लाइनों को हम रेकमेंड करते हैं कि पैच 365 प्लस से कवर किया जाए, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 2 कंपोनेंट रिपेयर प्लास्टर या रिपेयर मोटर है। इससे कवर करने के बाद, और अगर जब हम ऑफकोर्स ये बात ये भी ध्यान में रखिए कि जब हम इन सब लाइनों को डालेंगे तो कहीं कहीं हमने हमारा वाटर गार्ड 491 थोड़ा बहुत पंचर भी किया होगा, तो ये लेयर डाली, इससे पैच 365 प्लस से इसको कवर करने के बाद इसके इस एरिया पे जो है ना वाटर गार्ड 491 की एक लेयर दोबारा लगाते हैं। उसके बाद हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि इसके ऊपर जो स्क्रीड हो वो स्लोप में हो, जो कि किसी ना किसी ड्रेन पॉइंट की तरफ जा रही हो। स्लोप में स्क्रीड के अंदर हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि रेसी SBR 5850 मिलाएं। अच्छा, दीवारों की जो स्लैब और पैरापेट वॉल के बीच में हम रेकमेंड करते हैं कि कभी भी किसी किस्म का 90 डिग्री का एंगल ना हो, और एक हमने उसको जो है ना उसको ब्रेक करने के लिए एक चैम्फर हम रेकमेंड करते हैं। वो चैम्फर बनाने के बाद, उस पर कोटिंग करने के बाद वहीं से जो है हम ड्रेन पॉइंट छोड़ना रेकमेंड करते हैं। फिर स्क्रीड के ऊपर आप अपने किसी किस्म की टाइलिंग, फ्लोरिंग आप कर सकते हैं, चाहे तो फ्लोरिंग को ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। कुछ लोग कॉन्ड्यूट और स्क्रीड करने के बाद वाटर गार्ड 491 लगाते हैं। वाटर गार्ड 491 की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन है कि आप उसको सैंडविच कर दें। अगर सैंडविच ना भी करें और एक्सपोज भी करें तो भी काम तो हो जाएगा, लेकिन कोटिंग की इटसेल्फ जो लाइफ है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे ओवरहेड टैंक की तरफ, जो छत के ऊपर की सीमेंट की टैंकी होती है। जब सीमेंट की टैंकी जो है जब कंक्रीट से पोर हो रही हो, अगेन हम वहाँ पे रेकमेंड करते हैं स्लैब के अंदर वाटर गार्ड P200 उसमें ऐड करें। अच्छा, एक बहुत जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो जब ऊपर की छत की टैंकी की भराई हो रही होती है उसको 1 गो में नहीं लेते, पहले नीचे का बेस और थोड़ी सी पैरापिट वॉल कर लेते हैं, फिर उसमें जॉइंट आता है, फिर दोबारा से उसकी दीवार खड़ी करते हैं। ऐसे में कंक्रीट में जब जॉइंट आता है तो अक्सर और बेशतर हमने देखा हुआ है कि वो जॉइंट इटसेल्फ ही लीक होता है। तो बेहतर ये है कि जब ओवरहेड टैंक की भराई की जाए उसको हमेशा 1 गो में भराई की जाए।
उसके बाद जैसे हमने छतों पे चेम्फर बनाए थे, उसी तरीके से ओवरहेड टैंक पे मुख्तलिफ जो उसके 90 डिग्री एंगल्स है, जैसे हमारे फ्लोर और दीवार का जो एंगल है या जो दो दीवारों के बीच का जो 90 डिग्री एंगल है, उसके ऊपर भी हम चेम्फर बनाएं। चेम्फर बनाने के लिए आप पैच 365 प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल सीमेंट सैंड के मोटर में रेसी SBR 5850 और सिल्मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। रेसी SBR 5850 जो है एक सीमेंट की बोरी में 1 लीटर, और अगर ओवरहेड टैंक का काम कर रहे हैं तो सिल्मिक्स भी कॉन्सेंट्रेटेड जो सिल्मिक्स है, डाइल्यूटेड किया हुआ नहीं, वो भी एक सीमेंट की बोरी में 1 लीटर मिला के आप इसका पूरा मिक्स बना सकते हैं। अच्छा, अपना प्लास्टर के चेम्फर बनाने के बाद आप चाहें तो उसके ऊपर 491 की कोटिंग करके प्लास्टर कर सकते हैं, या प्लास्टर करके भी 491 की कोटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन अगर हम इस सिस्टम के तहत चले तो हमने चेम्फर सारे बना लिए, हमने सारे 90 डिग्री के एंगल्स हमारे न्यूट्रलाइज कर दिए। उसके बाद हमने प्लास्टर किया, प्लास्टर में हमने SBR 5850 और सिल्मिक्स डाल दिया, और उसके ऊपर फिर हमने वाटर गार्ड 491 की कोटिंग कर दी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम कंक्रीट का स्लैब पोर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमारे पानी के बाहर निकलने की जो स्लीव्स होती है और अंदर आने की स्लीव्स होती है, अगर वो हमने ओवरहेड टैंक की दीवारों में करना है तो कास्टिंग के टाइम पे ही उसकी स्लीव ले लें और उसी वक्त उसका पाइप डाल दें, ताकि किसी किस्म का आपका जॉइंट ना हो। वरना अक्सर ये भी देखा गया है कि जहाँ पे हमारा पानी के पाइप का बाहर निकलने का और अंदर जाने का रास्ता होता है टैंक के अंदर, वहीं पे सबसे ज़्यादा हमें लीकेज के इश्यूज़ जो है वो आते हैं, जहाँ पे बाद में पैचिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम बात करें नए स्ट्रक्चर की। अच्छा, बाथरूम की अब हम बात करते हैं तो बाथरूम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारा एक छत का सिस्टम है, उसी सेम सिस्टम को हम बाथरूम में भी लेके चलते हैं। तो पहले मैं आपको फ्लोर का सिस्टम समझा दूँ। जब बाथरूम का स्लैब कास्ट किया जा रहा होता है, या फर्श जो बाथरूम के फर्श का स्लैब अगर कास्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे अगेन हम वाटर गार्ड P200 रेकमेंड करते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी प्लम्बिंग की लाइंस होती हैं उसको कवर करने के लिए हम पैच 365 रेकमेंड करते हैं, जिसके बाद हम वाटर गार्ड 491 की पूरी कोटिंग रेकमेंड करते हैं बाथरूम के फ्लोर पे। कोटिंग करने के बाद हम कहते हैं कि आप स्क्रीड कर लें। स्क्रीड के ऊपर हमेशा टाइल्स जो है वो रेसी TA230 से लगाएं, और उसकी ग्राउटिंग जो है वो बाथसील से कीजिएगा, जो कि एसिड और केमिकल रेजिस्टेंट जो है आपकी ग्राउटिंग है। सिमिलरली जब हम दीवारों की बात करते हैं तो दीवारों का जब प्लस्तर करेंगे बाथरूम का, उस पर हम हमेशा सिल्मिक्स और SBR से प्लस्तर करेंगे। अगर उसके अंदर हमने प्लम्बिंग की कोई लाइन हमने मेसनरी या प्लास्टर काट के की है तो उसको हम क्रैक हील 910 2K से करेंगे। इवन अगर नया भी आपकी बाथरूम बन रहा हो तो वहाँ पे हम 2K रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये वेट एरिया है और वेट एरियाज थोड़े सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद हम रेकमेंड करते हैं कि वाटर गार्ड 491 की कोटिंग कर दी जाए पूरे दीवारों पे, ख़ास तौर पे शावर एरियाज़ पे। शावर एरियाज़ पे हम रेकमेंड करते हैं कि जितनी भी बाथरूम की हाइट है वहाँ पे वाटर गार्ड 491 की फ्लोर पे और दीवार पे पूरी कोटिंग कर दी जाए। जिसके बाद हम रेसी TA230 से रेकमेंड करते हैं टाइल्स लगाई जाएँ और बाथसील से जो है पूरे बाथरूम की ग्राउटिंग की जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विमिंग पूल्स की। अब ये याद रहे कि स्विमिंग पूल का इटसेल्फ जो वाटर प्रूफिंग सिस्टम है वो तो बहुत ही लंबा और पेचीदा है। ये हम स्विमिंग पूल के अंदर की बात करें इस वक्त। स्विमिंग पूल के अंदर, अच्छा, जब स्विमिंग पूल की कंक्रीट कास्ट हो रही हो तो उसमें जो है वाटर गार्ड P200 तो लाजमी डालें। जो पंप जो जब हम जब स्विमिंग पूल की कंक्रीट कास्ट हो रही हो तो वहाँ पर जितने भी मेरे इलेक्ट्रिक की स्लीव्स हैं, प्लम्बिंग की लाइंस हैं, वो पहले से ही कंक्रीट में एम्बेड कर दी जाए ताकि किसी किस्म का जॉइंट ना आए, ताकि वहाँ से कोई लीकेज ना हो। स्विमिंग पूल की स्क्रीड और प्लास्टर के लिए हम स्क्रीड के लिए रेसी SBR 5850 रेकमेंड करते हैं, जो कि स्क्रीड में मिलाया जाए, और प्लास्टर के अंदर हम सिल्मिक्स और SBR 5850 रेकमेंड करते हैं। टाइलों को जो है रेसी TA230 से लगाया जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, जैसे ये क्लोरीन जो कि सीमेंट को खा जाता है, तो रेसी TA230 अगेन क्लोराइड रेजिस्टेंट है। उसके बाद टाइल्स लगाने के बाद बाथसील 2K से ग्राउटिंग की जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सीमेंट को खा जाते हैं, लेकिन बाथसील इन सब केमिकल्स को भी रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर प्रूफिंग सिस्टम। जब आप कोई नई दीवार बन रही हो, जब आपकी नई दीवार बन रही हो तो सबसे पहले हम प्लिंथ बीम कास्ट करते हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर हम रेकमेंड करते हैं कि वाटर गार्ड 491 की कोटिंग कर दी जाए, बीम के ऊपर भी और बीम की साइडों पे भी। वजह ये होती है कि पानी जो आता है ना सबसे पहले नीचे से आता है, तो नीचे से आए हुए पानी को रोकने के लिए हम वाटर गार्ड 491 लगा लें।
491 की कोटिंग कर लें। उसके बाद हम अपनी ब्लॉक मेसनरी करें और ब्लॉक मेसनरी का जो मोटर है उसमें भी हम सिलमिक्स मिलाएं, वही 1:100 के रेशो से डाइल्यूट किए हुए पानी से सिलमिक्स के। उसके बाद हम प्लास्टर के अंदर सिलमिक्स और SBR मिलाएं और फाइनली उसके ऊपर पेंट गार्ड 10,000 C कर दे, जो कि सीमेंटिशियस प्रोडक्ट है। उसके बाद हम चाहें तो उसके ऊपर हम अपना पेंट कर सकते हैं। इस सिस्टम से वाटर प्रूफिंग करने से, इस सिस्टम से अगर हम दीवारें अपनी खड़ी करना शुरू कर दें तो जो नीचे से सेम आने के और जो दूसरे मसले दीवारों में वो वक्त के साथ साथ ना होने के बराबर आते हैं, अनटिल अनलेस आपने बाद में किसी किस्म की चिजलिंग और डैमेजिंग की हो या पीछे कोई पानी की लाइन पड़ी हो, कोई बहुत ही मेजर मसला क्यों ना हुआ हो। अदरवाइज़ नॉर्मल बिल्डिंग की लाइफ में अगर हम इस सिस्टम के तहत अपनी दीवारों की वाटर प्रूफिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरी दीवार पर ऑलरेडी सेम आ चुकी है और मसले मसाइल हो चुके हैं, अब यहाँ पे आपने तोड़ फोड़ भी ज़्यादा नहीं करनी, तो ऐसे सिलसिले में बहुत सिंपल है कि रेगमाल लेके जहाँ जहाँ मेरा पेंट दीवारों का जो है वो निकला हुआ है वहाँ पे मैं इसको रेगमाल से साफ़ कर लूँ, उसके ऊपर डैम्प सील के 2 कोट लगा लूँ और उसके ऊपर दोबारा से जो है पुट्टी और पेंट करके मैं इस दीवार को कवर कर लूँ। याद रहे कि जहाँ डैम्प सील लगा हुआ है वहाँ पे दोबारा सेम नहीं आती, क्योंकि ये पीछे से आप जहन में रखिए कि नमी चल रही है, लेकिन डैम सील जो पीछे की नमी है उसको आगे नुमाया नहीं होने देता। अगर जहाँ पे डैम सील का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो पॉसिबल है कि अगर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर से पानी आ जाए, लेकिन वो बहुत बात की बात है। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, मिसाल के तौर पे घर पे कोई शादी है, इवेंट है और आपको क्विक जो है अपने मसले का हल चाहिए, तो उसमें डैम सील जो है बहुत काम आ सकता है, जहाँ पर आपने पेंट निकाला, साफ़ किया, डैम सील लगाया और दोबारा पेंट कर दिया। अब हम आते हैं इसी दीवार पे जब हमारा मसला आ जाता है तो इसका मुस्तकिल हल क्या है। इसके मुस्तकिल हल के लिए सबसे पहले तो हमें दीवार पे से प्लास्टर निकाल के इसको अपने ब्लॉक पे वापस लेके आना पड़ता है, जो हमारा जब हमने जो नए सिस्टम की बात की थी उस स्टेट पे दीवार को दोबारा लाना पड़ता है। ऑफकोर्स हम नीचे से प्लिंथ बीम तक नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम दीवार पर पीछे की मेसनरी एक्सपोज कर दें। मेसनरी एक्सपोज करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा अगर ब्रिक है या ब्लॉक है, अगर उस पर सॉल्ट आया हुआ है तो उसके सॉल्ट के न्यूट्रलाइजेशन के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे अस्यूम कर रहा हूँ कि किसी किस्म की नमकियात नहीं है। अगर नमकियात नहीं है तो एक्सपोज्ड ब्लॉक वाली सरफेस पे हम प्लास्टर की जो प्लास्टर है उस पर हम सिलमिक्स और SBR 5850 जो है हम ऐड कर लें। ये ऐड करने के बाद जो है ब्लॉक के ऊपर पहले हम वाटर गार्ड 491 भी लगा सकते हैं। 491 की सरफेस के ऊपर हम प्लास्टर कर लें जिसमें सिलमिक्स और SBR 5850 है। आप पहले चाहें तो वाटर गार्ड के ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं, प्लास्टर के ऊपर भी वाटर गार्ड कर सकते हैं। फिर हम रेकमेंड करते हैं कि 2 mm का हमारा फाइन प्लास्टर लेके उस पर पेंट कर लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाउंड्री वॉल की। बाउंड्री वॉल पे समटाइम्स हमें अगर हम क्योंकि हमारा याद रहे पेंट गार्ड 10,000 C वाइट है, अगर एक हमें सिंपल वाइट अपीयरेंस वाली दीवार चाहिए तो हम उस पर रेकमेंड करते हैं कि आप पेंट ना करें। सिंपल सी जो आपकी इफेक्टेड वॉल है उस पर पेंट और प्लास्टर उतार लें, प्लास्टर करें जिसमें सिलमिक्स और SBR 5850 जो है आपका ऐड हुआ हो और उसको उस पर 491 लगा के भी छोड़ा जा सकता है। या अगर आपको एक प्रॉपर वाइट अपीयरेंस चाहिए तो आप पेंट गार्ड 10,000 C जो है वो लगा के इसको छोड़ सकते हैं। पेंट गार्ड 10,000 C जो है वो चूँकि एक ब्रीदेबल कोटिंग है तो नीचे से जो भी नमी आ रही होगी वो पेंट गार्ड 10,000 C उसको बाहर निकलने की जगह देगा, बनिस्बत इसके कि आपकी डैम्पनेस ऊपर आगे चढ़ सके। आप सबकी अटेंशन का सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।